आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा संविधान, यानी संविधान क्या है। तो अगर संविधान के बारे में बात करें तो संविधान कुछ जैसे हम लोग घर में जब होते हैं तो घर का एक मुखिया माना जाता है। ठीक, घर का एक मुखिया माना जाता है। जैसे कोई मम्मी को, किसी के घर में मम्मी है ना मुख्य भूमिका निभाती है, तो किसी के यहाँ पापा। तो अब वो करते क्या है, कुछ नियम बना देते हैं घर के, कुछ घर के नियम बना देते हैं कि वहां जाना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, यानी सबके काम बांट देते हैं। तो जो हमारा संविधान है, जैसे घर को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बना दिए जाते हैं पिताजी द्वारा, बाबा जी, है ना, वो बस होते क्या है, मौखिक होते हैं। इसी तरह से हमारे देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है देश को चलाने के लिए। तो देश को चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, उन्हें किया क्या गया, एक जगह लिख के रखा गया है। ठीक, एक जगह लिख के रखा गया है। और ये जो बना, पूरा बना दिया गया, वो क्या कहलाया, संविधान। ठीक, बना के लिख दिया गया, वो क्या कहलाया, संविधान। अब अगर हम देखें, जैसे क्या लिखा है, हमारा संविधान, टॉपिक है हमारा संविधान। हमारा संविधान यानी विधान, विधान का मतलब क्या होता है, नियम कानून, और सम मीन्स बराबर। हमारे संविधान में जो नियम कानून है वो सभी के लिए बराबर है, चाहे राजा हो। वैसे अब हमारे देश में राजा वाली स्थिति खत्म हो गई है ना, यानी चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए जो नियम कानून है वो सब बराबर है। चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जो नियम हम पर लागू है वही नियम उन पर भी लागू है। तो आइए, संविधान की शुरुआत कैसे होती है, कहां से इस संविधान में क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे संविधान सभा का गठन जुलाई सन 1946 ईस्वी में हुआ था। यानी हमारा जो संविधान बनना शुरू हुआ, तो उसका यानी कोई भी देखो काम होता है तो उसके लिए कुछ व्यक्तियों को निर्धारित किया जाता है कि ये काम आप लोगों को करना है। तो ये जो व्यक्तियों को निर्धारित कर दिया गया, तो वही जो व्यक्ति निर्धारित होगा वो कहलाए यानी सभा व्यक्तियों की। तो उसी तरह यानी संविधान को बनाने के लिए कुछ व्यक्तियों का एक समूह नियुक्त कर दिया गया, और उसका जो नियुक्ति है यानी वो हुई कब थी, तो वो कब हुई थी, 1946 में। तो हमें यह याद रखना है, संविधान सभा का अगर पूछा जाए गठन कब हुआ था, तो सन 1946 ईस्वी में हुआ था। दूसरा ये पूछा जाता, अगला जो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस समिति के कहने पर हुआ था या किस समिति की सिफारिश थी। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन, एक कैबिनेट यानी संस्था, मतलब वो कह सकते हैं कैबिनेट यानी संसद की एक सभा बनी, उस मिशन की संस्तुतियों के आधार पर हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता का मतलब यानी किसकी देखरेख में यह बैठक संपन्न हुई, तो यह जो बैठक संपन्न हुई थी वो हुई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, और इस सभा में इन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया। ठीक, यानी अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला क्या यानी पहला क्वेश्चन क्या यहां से बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। और तीसरा क्वेश्चन यहां से एक और पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और यहीं से एक और बन सकता है कि संविधान सभा की अस्थायी यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखना। ठीक, इसके बाद ये तो पहली बैठक थी। इसके बाद एक और बैठक
यानी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। इसके बाद 9 यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और इसी बैठक में इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष का मतलब कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी संविधान सभा जो रहेगी उसके स्थायी अध्यक्ष रहेंगे। ठीक, इसके बाद अब जब संविधान सभा बन गई तो फिर उसमें कई समितियां बना दी गई और समितियों को बता दिया गया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो ड्राफ्टिंग का काम यानी संविधान लिखने का काम दिया गया प्रारूप समिति को। किस समिति को दिया गया? प्रारूप समिति को। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, याद रखना। यानी संविधान प्रारूप समिति का मतलब क्या है? संविधान को लिखने का जो काम दिया गया वो किस समिति को दिया गया? प्रारूप समिति को। ठीक, किस समिति को दिया गया? तो प्रारूप समिति को दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि संविधान लिखने का काम किस समिति के पास था? तो प्रारूप समिति के पास। या ऐसे पूछ सकता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। ठीक, इसके बाद आगे अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि जो हम प्रारूप समिति यानी प्रारूप समिति बनी कब थी उसके बारे में है कि इस समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947। ये डेट याद रखना। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद फिर अगली एक समिति यानी जो बनाई गई प्रारूप समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को। यह याद रखना। प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आ जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा? ठीक, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के बनने में या संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब संविधान सभा यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा यानी प्रारूप समिति ने संविधान को लिख डाला यानी बना डाला। अब जब बन के तैयार हुआ कब? यानी 26 नवंबर 1949। हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 1949। और 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ तो यानी कानून कब पारित माना जाता है? जब उस पर मुखिया सहमति जता दे कि नहीं अब हाँ ठीक है। घर का मुखिया जब कह दे कि नहीं ये कानून सब ठीक है, सब नियम ये सबके लिए लागू रहेंगे, तो वैसे अब हमारा जो मुखिया कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी अध्यक्ष। तो जब संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए कब हुए? 26 नवंबर 1949 को। यानी सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति का मतलब संविधान की सभा में विधानसभा में या संसद में जितने भी लोग थे उन सबने सर्वसम्मति से इसे 26 नवंबर 1949 को मान लिया ये हमारा संविधान ठीक है। और जैसे माना उसी समय फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनके हस्ताक्षर हो गए। और जैसे हस्ताक्षर हो गया फिर इसे लागू कर दिया गया। कब? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। यानी लागू करने का मतलब अभी 26 जनवरी के पहले जो कानून बने थे वो चल रहे थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से अब जो देश चलेगा वो नए संविधान के अनुसार चलेगा। ठीक, तो हमारा ये याद रखना कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था?
26 जनवरी 1950। बनकर कब तैयार हो गया, यानी पारित कब हुआ, तो पारित 26 नवंबर 1949 को याद, ठीक। तो ये याद रहेगा ना। हाँ। इसके बाद अब संविधान क्या है उसके बारे में बताया गया कि देश के सर्वोच्च कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं, यानी जितने भी कानून है, जो अच्छे कानून है, उनका जो संग्रह कर दिया जाता है वो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है, ठीक। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो कैसा है, सबसे बड़ा और लिखित, यानी लिखित है और साथ में विशाल, विशाल का मतलब बड़ा, बड़ा संविधान है। मूल संविधान यानी जो हमारा पुराना संविधान था, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, क्वेश्चन पूछा था कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में 22 भाग थे, अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो यहां से तोड़ तोड़ के क्वेश्चन 3 से बना देता है। जैसे कह देता है कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो कितने भाग थे, 22 भाग थे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान यानी मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395। इसके बाद अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी, ठीक। मूल संविधान यानी पुराना। इसके बाद जो 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ, उस नए संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 12 अनुसूचियां, यानी जो नया संविधान वर्तमान में जो चल रहा है उसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां, ठीक। तो ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए ना। इसके बाद अगला, संविधान जो हमारा बनाया गया उसकी शुरुआत कहां से होती है, यानी जैसे हम संविधान को खोलेंगे, तो संविधान जैसे ही खोलेंगे तो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना लिखी गई है, प्रस्तावना। और जो हमारी यानी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसी प्रस्तावना में ही पूरे संविधान का निचोड़ या ये कह सकते हैं पूरे ही संविधान का सार छुपा हुआ है। सार मतलब मुख्य कह सकते हैं, मुख्य मुख्य बातें। जैसे कुछ अब जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ बिंदु भी कहेगा, प्रस्तावना आगे हम इसके बाद देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यह याद रखना, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा हम संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। और ये जो प्रस्तावना है, जितनी भी सरकारी पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों में जैसे ही बुक खोलेंगे तो पहला पेज पलटेंगे, सब में लिखी रहती, सबकी किताबों में मिलेगी संविधान की प्रस्तावना, ठीक। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में, अगर संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें कुछ शब्द और जोड़े गए, और वो जोड़े कब गए, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, और उस 42वें संविधान संशोधन में कुछ नए शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, यानी ये जो 3 शब्द लिखे गए हैं, इन 3 में से कोई एक शब्द लिख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया या किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो हमें याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1976 में, है ना, तब जोड़ा गया था, ठीक। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक। इसके बाद आगे, इसके बाद जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें संविधान की प्रस्तावना यानी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। क्या लिखा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा
और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख है ना, आज तारीख कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी है ना मित्र, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी आज से ये जो संविधान है वो सभी देशवासियों के लिए है ना लागू होगा। और उसमें हम लोग क्या क्या उपलब्ध करा, यानी क्या क्या हम देंगे लोगों को, तो क्या आया कि हम समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान कराएंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सभी व्यक्तियों को बराबर। इसके पहले जैसे होता था तो कई देश में अनियमितताएं थी, तो उन सबको अब कोई, जैसे पहले क्या था कि राजा जैसे एक बार जो राजा बन जाता था फिर उसी के वंशज आगे राजा बना करते थे, लेकिन संविधान के द्वारा अब देश का राजा यानी प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। चुनाव लड़ो, जीत जाओ और प्रधानमंत्री बन जाओ। और पहले क्या था, क्या देश का कोई मतलब कोई व्यक्ति बन सकता था? नहीं, पहले राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये थी। ठीक, ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है और इसके एक एक शब्द को हमें ध्यान रखना है। जैसे अभी पीछे आया था कि संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो यहाँ पे देखो आया है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, है ना, ये जो शब्द है ये बाद में जोड़े गए थे। ठीक, इसके बाद आगे कुछ जो शब्द जोड़े गए थे उनके बारे में दिया गया। जैसे कुछ जो शब्द हैं, जैसे पहला शब्द क्या, प्रभुत्व संपन्न राज्य, प्रभुत्व संपन्न राज्य। और इसका मतलब क्या है कि भारत की सरकार आंतरिक और बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। अच्छा, भारत को हमारा जो संविधान है, संविधान में अगर हम पढ़ेंगे तो संविधान में देश नहीं कहा गया है, संविधान में भारत को देश नहीं कहा गया, राज्य कहा गया है। ठीक, और ये क्या बताया गया कि जो भारत की सरकार है ना, भारत की सरकार का मतलब केंद्र सरकार, और हमारी भारत सरकार यानी जो केंद्र की सरकार है उसे देश के जो आंतरिक मामले हैं, आंतरिक मामले यानी जो राज्य में क्या चल रहा है वो, और बाहरी मामले जैसे अन्य देशों से कोई समझौता होना है या अन्य देशों से कोई सामान खरीदना है या उन्हें बेचना है, तो ये नहीं जैसे उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कि चीन से कोई समझौता कर ले, नहीं, जो भी बाहरी मामले होंगे उनमें हमारी भारत सरकार यानी जो भी व्यापार करना है वो पहले केंद्र के माध्यम से होगा, यानी भारत सरकार एक दूसरे से समझौता, जो भी समझौते होंगे, जो भी संधियां होंगी वो सब कौन करेगी, भारत सरकार करेगी, ना कि राज्यों की सरकार। ठीक, इसके बाद एक शब्द आया है समाजवाद हमारे प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब है? समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे, यानी भारत में बहुत तरह के लोग रह रहे हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो हमारी सरकारें क्या चाहेंगी कि सबको किसी भी, यानी हम ऐसा प्रयास करेंगे कि सब बराबर आए, सबको बराबर लाने का प्रयास करेंगे, यानी जो गरीब है उनको अमीर या ये कह सकते हैं अमीरी रेखा में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये हमारे संविधान में जो शब्द है समाजवाद उसका मतलब है। ठीक, इसके बाद एक और शब्द आया है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब कि जैसे सुना होगा जैसे पाकिस्तान कहते वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री का मतलब वहां पर विशेष धर्म यानी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, कोई ईसाई कंट्री हो गई, कोई बौद्धिस्ट कंट्री है, तो जहां पर जिस धर्म की अधिकता हो जाती थी वहां की सरकारों ने अपने देश को घोषित कर लिया कि हम इस्लामिक देश हैं, ईसाई कंट्री है, इस तरह से। लेकिन भारत के बारे में क्या कहा गया है
कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब जैसे यहाँ पर हिंदू ज्यादा है लेकिन हम इसे हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते, ठीक। ये शब्द कौन कहता है? पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो कहता है कि हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है, यानी यहाँ पर सभी धर्म बराबर हैं। किसी भी धर्म को बड़ा और किसी भी धर्म को छोटा हम नहीं कह सकते हैं, यानी सभी धर्म के लोग हमारे लिए बराबर हैं, ठीक। इसके बाद अगला क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला क्या शब्द आया? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब लोकतंत्र, लोक मतलब होता है लोग, लोक का मतलब लोग, ठीक। भारत की सरकार जनता के लिए जनता द्वारा चुनी जाती है। भारत की सरकार जनता द्वारा, यानी जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हम पब्लिक का हाथ है ना। जैसे हम लोग किसको चुनते हैं? सांसद को चुनते हैं, और सांसद क्या करते हैं? वो अपने में से एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक। इसी तरह से जैसे राज्य का मुख्यमंत्री चुनना है तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले विधायक को चुनते हैं, और विधायक क्या करता है? विधायक अपने जितने भी विधायक है अपनी पार्टी का जो बहुमत दल का नेता होता है फिर उसे मुख्यमंत्री चुनता है ना। तो इस तरह से क्या कहा गया कि जो भारत की जो सरकार होगी, ठीक, या जो राज्य की सरकारें होंगी वो किसके द्वारा चुनी जाएंगी? जनता के द्वारा चुनी जाएंगी। इसीलिए इसे क्या कहा गया? लोकतंत्रात्मक कहा जाता है, लोकतंत्र, ठीक। भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष अगर कहा जाए कौन होता है तो राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो अब वंशागत नहीं होगा। वंशागत का मतलब कि जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है हमारे देश की, तो अब यह नहीं कि यह द्रौपदी मुर्मू रहेंगी और इसके बाद जो अगला राष्ट्रपति आएगा वो इन्हीं का कोई लड़का बच्चा बनेगा, है ना, लड़का या कोई बिटिया, ऐसा नहीं है। 5 साल के लिए राष्ट्रपति हैं, इसके 5 साल बाद फिर अगले साल मौका इनको मिलेगा या कोई नया फिर बन सकता है, ठीक। ये कहने का मतलब है, और ये जो चुने जाएंगे वो जनता द्वारा ही चुने जाएंगे। अब इसके बाद संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई, और जो समितियां बनाई गई उनकी अध्यक्षता करने के लिए कोई ना कोई अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाने का मतलब ये होता है कि एक जिम्मेदारी तय कर दी जाती है कि ये आपकी देखरेख में ये काम होगा, ठीक। जैसे कुछ समितियां थी, जैसे पहली समिति संचालन समिति। पहली समिति क्या थी? संचालन समिति, ठीक। इसके बाद अगली क्या है? संघ संविधान समिति। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर। इसके बाद अगला है संघ संविधान समिति। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद तदर्थ झंडा समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन समिति वी पट्टाभी सीता रमैया, है ना। तो ये प्रमुख जो समितियां थी उन समितियों के एक तरफ समितियों के नाम दिए गए और दूसरी तरफ समितियों के अध्यक्ष दिए गए हैं, ठीक। अब अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, यानी एक पॉइंट पढ़ा था क्या कि भारत के मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? 8, वर्तमान में 12। तो जो अनुसूचियां दी गई हमारे संविधान में उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि किस कौन कौन सी अनुसूची है और उस अनुसूचियों में क्या क्या है। जैसे पहली यानी प्रथम अनुसूची, इसमें क्या बताया गया? इसमें संघ, भारतीय संघ के घटक राज्य, है ना। भारतीय संघ के घटक राज्य का मतलब
कि भारत क्या है, संघ, यानी कई राज्यों को मिला के। अब उन राज्यों में कौन कौन, 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हैं, अब 8 हैं। ये 9 यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक। तो केंद्र शासित यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का पहली अनुसूची जो बनाई गई है उसमें उल्लेख किया गया है, ठीक। यानी हमारे देश में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, क्या नाम होगा इनका, क्या इनकी सीमाएं हैं, उन सब का उल्लेख कहां पे है, प्रथम अनुसूची में है। दूसरी आ जाती है द्वितीय अनुसूची। इसमें क्या बताया गया कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारत सरकार में जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, है ना, साथ में जो सांसद, यानी जो भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, भारत सरकार को जो चलाने वाले लोग हैं, उनको पैसा कहां से दिया जाएगा, पेंशन यानी वेतन, पेंशन, है ना, उनकी जो व्यवस्था है उसके बारे में इसमें विवरण दिया गया द्वितीय अनुसूची में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तुमसे कि जैसे भारत सरकार में अगर कोई अधिकारी है तो उसको वेतन भत्ते का उल्लेख कहां पर दिया गया है, द्वितीय अनुसूची में, कि किस अधिकारी को कितना वेतन दिया जाए और किस हिसाब से दिया जाए, है ना, कितना वेतन भत्ता पेंशन क्या देना है कि नहीं देना, उसके बारे में सब द्वितीय अनुसूची में वर्णन है। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में जो भी पदाधिकारी बनाया जाएगा उसको कैसे नियुक्ति दी जाएगी, किसके द्वारा नियुक्ति दी जाएगी, उसका वर्णन, और उनकी जो जब नियुक्ति लेते हैं यानी ज्वाइनिंग जब ली जाती है तो एक शपथ दिलाई जाती है, तो वो शपथ उसका उल्लेख है कहां पर, तृतीय अनुसूची में। जैसे हमारे देश में जब सुना होगा कि आज प्रधानमंत्री के पद की शपथ है, सुना है, आज मुख्यमंत्री के पद की शपथ है, तो उसका वर्णन कहां है, तृतीय अनुसूची में, ठीक। शपथ किसके द्वारा दी जाएगी वो सब इसी में है, ठीक। इसके बाद चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन दिया गया है। यानी विभिन्न राज्य और संघ यानी केंद्र से जो भी राज्यसभा में भेजे जाएंगे व्यक्ति, उनके बारे में यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उनका चुनाव कैसे किया जाए, उसके बारे में यहाँ पर चौथी अनुसूची में दिया गया है, ठीक। अब इसके बाद पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। किसमें, पांचवी अनुसूची में। देश में कई तरह यानी कई जातियों के लोग रहते हैं, उनको जैसे मुख्यतः बांटा गया है किसमें, सामान्य जाति, है ना, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कैसी शासन व्यवस्था देनी है, उन्हें शासन में कैसे क्या उनका प्रतिनिधित्व कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पांचवी अनुसूची में दिया गया है, ठीक। इसके बाद अगली आ जाती छठी अनुसूची। छठी अनुसूची हमारे देश में कुछ विशेष राज्य हैं जो पूर्वोत्तर भारत में है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, है ना, उसका प्रावधान है। यानी जो कुछ जनजातियां, कुछ जो विशेष क्षेत्र हैं वहां पर जनजातियों की संख्या ज्यादा है, ठीक। तो उन जनजातियों के बारे में उनका कैसा रहन सहन होगा, कैसे उनकी शासन व्यवस्था होगी, उसके बारे में एक यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया, और खासकर कुछ विशेष राज्यों के लिए है। इसके बाद अगली आ जाती है सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी केंद्र सरकार किन किन नियमों पे कानून बनाएगी, क्या उनका काम होगा केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार
उनके क्या काम है, क्या दायित्व है, उन सबके शक्तियों के बारे में। ठीक, जैसे घर में मम्मी क्या करेंगी, पापा क्या करेंगे, सबके काम बटे होते हैं। वैसे ही केंद्र सरकार हमारी क्या करेगी, उसका कहां तक हस्तक्षेप करना उचित रहेगा, राज्य सरकार क्या करेगी, उसके बारे में यहां पर दिया गया 7वीं अनुसूची में। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां बना दी गई हैं। इसमें 3 सूचियां बना दी है। कौन कौन? संघ सूची, यानी संघ सूची कुछ विषय निर्धारित कर दिए गए। विषय का मतलब यह नहीं कि हिंदी, गणित, अंग्रेजी। कुछ विषय का मतलब जैसे मान लीजिए संचार व्यवस्था पर कानून, नियम कानून बनाने हैं तो कौन बनाएगा, है ना। शिक्षा व्यवस्था पे बनाने हैं कानून तो कौन बनाएगा। देश की सुरक्षा के बारे में कानून बनाना है तो कौन बनाएगा। इन सबके निर्धारण, यानी इन कानूनों के कौन, यानी किन के बारे में कौन ज्यादा देख रेख अच्छे से कर पाएगा, इसलिए उनको बांट दिया गया है कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए। और कुछ राज्य, कुछ काम ऐसे कर दिए गए कि दोनों लोग मिल के देखेंगे। जैसे कुछ कानून, यानी सूचियां क्या बनी, यानी जो 7वीं सूची थी, इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां और बना दी गई। कौन कौन? संघ सूची। इसमें वो विषय रखे गए हैं कि जिन पर कानून सिर्फ भारत सरकार बनाएगी। संघ, संघ की बात जब करी जाती है तो संघ हमारे केंद्र को कहा जाता है, यानी भारत सरकार के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जिस पर, यानी ऐसे कानून, ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, वो विषय संघ सूची में है। राज्य सूची, यानी राज्य सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर कानून सिर्फ राज्य बनाएगा। उन मामलों में, यानी उन पर केंद्र सरकार अपना कोई हस्तक्षेप उनमें नहीं करेगी। इसके बाद एक है अगली सूची, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में क्या है कि समवर्ती सूची में जो विषय रखे गए हैं उन पर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। जैसे शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था हमारी वो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें यानी भारत सरकार अपने नियम अलग बनाती है, केंद्र सरकार भी नियम, यानी भारत सरकार बनाती है और साथ में राज्य सरकार बनाती है। और कुछ विषयों पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, यानी दोनों को बनाने का अधिकार है। तो जो जिनमें दोनों बना सके वो समवर्ती सूची के विषय होते हैं, जिनमें केवल राज्य बना सके वो राज्य सूची के विषय होते हैं, और जिन पर केवल केंद्र को बनाने का अधिकार हो वो संघ सूची के होते हैं, संघ सूची में आते हैं। ठीक, इसके बाद 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी। अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में, यानी भारत में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा अंतर है। क्या? भाषा और बोली, दो बातें आती है, भाषा और बोली। भाषा क्या है? भाषा वो होती है जिसका एक, यानी जिसका खुद का व्याकरण होता है, जिसका खुद का व्याकरण होता है वो भाषा कहलाती है। और जो विशेष क्षेत्र में जिसका कोई व्याकरण नहीं होता, कुछ विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है वो बोली कहलाती है। जैसे भोजपुरी, भोजपुरी भाषा नहीं है, बोली है। ठीक, हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है। ठीक, तो ये जो तुम्हारी है क्या, भोजपुरी हो गई, अवधी हो गई, है ना, ये सब क्या है, ये बोलियां हैं। बोली यानी कुछ विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है, ये याद रखना। मूल रूप से संविधान में कुल कितनी भाषाएं, कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14। बाद में कुछ भाषाओं को और मान्यता देके अब टोटल भाषा हो गई 22। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है, तो भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक, इसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या है,
तो संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। यानी हमारे संविधान में अभी पढ़ाया था कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो बाद में ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, और इसमें प्रावधान क्या कहा गया? अभी हम लोग मौलिक अधिकार आगे पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार पहले हमारे 7 थे, यानी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अब उसे हटा दिया गया। अब वो क्या गया? इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। यानी राज्य सरकार को अगर जमीन लेना है तो कैसे लेगी, तो उसका उल्लेख यहाँ पे किया गया। जैसे देखा होगा एक्सप्रेसवे बनाती है, रोड बनाती है, तो जमीन सरकार ले लेती है और लेके मुआवजा देती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जमीन अधिग्रहण के बारे में। इसके बाद 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? यानी 10वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया। इसमें क्या है? इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप लड़े तो थे भाजपा से चुनाव और जीत गए, जीतने के बाद आप पार्टी बदल के मन आया तो सपा में चले गए, मन आया सपा से भाजपा में चले गए, भाजपा से बसपा में चले गए। तो इन दल बदल, यानी दल अगर बदलना है तो उसके लिए क्या नियम कानून है, उनका उल्लेख हमारी 10वीं अनुसूची में दिया गया। वैसे याद रखना 10 दासे दल बदल। ठीक, तो दल बदल का कानून इसमें दिया गया 10वीं अनुसूची में, और 1985 के संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993, ये भी याद रखना। संविधान संशोधन कौन कब हुआ? जैसे 42वां पढ़ा गया था 1976 में, इसके पहले एक पढ़ा गया 1985 में, अब ये 73वां हुआ था 1993 में। और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई, यानी भारत में पंचायत, उसके बारे में जो है पंचायत संस्थाएं जो बनाई गई, उनको कार्य करने के लिए क्या क्या करना है, उनके बारे में यहाँ पर कुल 29 विषय दिए गए हैं इसमें पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक, और ये पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? यानी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, इसके बाद 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन बढ़ता संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। ठीक, तो ये देखो पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया है 11वें में, और जो नगर पंचायत वाला है, ठीक, शहर में नगर पंचायत आता है, नगर निगम नगर पंचायत, तो उनकी व्यवस्था को जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची में। ठीक, तो याद रखना पंचायती यानी ग्रामीण वाली 11वीं और शहर वाली 12वीं अनुसूची में। ठीक, इसके बाद अगला आ जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि हमें कुछ कानून ऐसे मिल जाए, है ना, ऐसे अधिकार जिन पर या जिनके बारे में हमें कोई नहीं रोक सकता, यानी उनका पालन करने में हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो वो जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार। जैसे इसमें क्या है कि जो अधिकार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं और जाति, रंग, धर्म, नस्ल और लिंग का अंतर किए बिना इनका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। और इनका उल्लेख कहाँ किया गया है मौलिक अधिकारों का? तो संविधान के भाग 3 में। ठीक, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और इसमें हमें जो संविधान द्वारा प्राप्त 6 मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत या किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहां से कहां तक मिलता है? 12 से
35 तक, या ऐसे भी पूछा जाता है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, है ना, में किन का उल्लेख किया गया है? तो किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकारों का। या यह भी पूछ सकता है मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में किया गया? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक, अब मौलिक अधिकार में है क्या, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है तथा कौन? भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों की व्याख्या करता है। भारतीय नागरिकों की अनिवार्य स्वतंत्रता के निर्माण, यानी भारतीय स्वतंत्रता के मैग्ना कार्टा का निर्माण करता है। यानी इसे याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा यानी भारत के किस अनुच्छेद को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक को मैग्ना कार्टा या मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इनमें कुछ क्या है, यानी इनमें क्या है, यदि हमें या हमारे मौलिक अधिकारों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करता है या उनका कोई भी हनन करता है तो हम सीधे उसकी चुनौती राज्य सरकार में या किसी के द्वारा अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम इसके लिए सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, चाहे वो सरकार ही आपके मौलिक अधिकारों को क्यों न छीन रही हो, हम उसके खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, यानी याचिका दायर कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है। क्या? कि यदि देश में आंतरिक सुरक्षा का मामला आ जाए या आपातकाल की स्थिति बन जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। ठीक, अब मौलिक अधिकार क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी समानता का अधिकार का उल्लेख, अभी हम समानता का अधिकार का उल्लेख किया कहां से कहां तक गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक इनमें मौलिक अधिकारों यानी मौलिक अधिकार जो हमारे हैं समानता का अधिकार उनका उल्लेख किया गया है। और इसके बाद दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, उसका उल्लेख कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 32। ठीक, तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, याद रखना। इन 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में कहां से कहां तक दिया गया? 12 से 35 में। अच्छा, एक और यानी पॉइंट कि मौलिक अधिकार हमारे जो मूल संविधान उसमें कुल दिए थे 7। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। 42वां 1973। 1978 में संविधान में कुछ बदलाव किया गया और उसमें क्या गया कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पहला यहां से ये बनता है कि मौलिक यानी किस मौलिक अधिकार को या किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है तो अब अधिकार बचा कौन सा? तो ये संवैधानिक अधिकार, मतलब कह सकते हैं ये कानूनी अधिकार है संपत्ति वाला। ठीक, तो अब जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में यहाँ पर हम लोग विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। जैसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में हमें क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक, यानी जो समानता के अधिकार में समानता के अधिकार में जो सबसे पहला अधिकार हमें मिलता है वो मिलता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता से मतलब है कि विधि मतलब होता है कानून, है ना, के समक्ष समानता।
यानी कानून के सामने सभी बराबर हैं, ठीक, यानी ये सभी व्यक्तियों को एक समान बनाएगा, ऐसा इस कानून में कहा गया है। इसमें ना कोई राजा होगा ना कोई प्रजा, है ना, मतलब कि कानून के सामने अगर आपने गुनाह किया है तो आप सिर्फ एक प्रकार से अपराधी हैं, इसके अलावा उस समय आप कुछ नहीं हैं। तो ये हमारा कहा गया विधि के समक्ष, यानी कानून के आगे सब बराबर, ये तो कहा जाता है। तो अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है, इसमें राज्य के द्वारा धर्म, लिंग, जात एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी जैसे हम कहें ये ऊंची जाति के लोग हैं, ये नीची जाति के लोग हैं, इस आधार पर हमें कोई नहीं हट, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पढ़ने आते हैं, हम लोग पढ़ने आते हैं, अगर हमसे ये कहें कि तुम नीची जाति के लोग हो, हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तो ये पहले हो सकता है कहा जाता हो, लेकिन अब आपको कोई नहीं कह सकता। यदि आपको कोई कहता है तो इसके लिए आपको कहीं जाने की, यानी थाने में एफआईआर कराने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। आई बात समझ में? तो ये हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है कि आप हमें, जैसे मान लो गांव में ये कह दे कि ये लड़की है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ऐसा क्या कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। क्या लिखा गया है कि किसी भी राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, आप अंतर नहीं कर सकते। लिंग, ये महिला है, ये पुरुष है ना, ये नपुंसक यानी वो जो थर्ड जेंडर वाले लोग होते हैं, है ना, उन्हें भी आप अगर वो नौकरी में फॉर्म डाल दे तो आप उन्हें भी रोक नहीं सकते। यानी धर्म या लिंग के आधार पर आप अंतर नहीं कर सकते। जाति के आधार पर एवं जन्म स्थान मतलब कि ये उन्नाव के निवासी है तो इनको नौकरी नहीं देंगे, ये कानपुर के निवासी इनको नौकरी नहीं देंगे, या इनको हम यहाँ नहीं रहने देंगे, या ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये बिहार के हैं, तो ये आप ये भी नहीं कर सकते। यानी जन्म स्थान जन्म वहां हुआ था, इस आधार पे हम इनके साथ गलत व्यवहार करें तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो ये हमारा विधि के समक्ष समानता है ना, यानी कानून के आगे सब बराबर, ये समानता का अधिकार हमें, ये समानता का अधिकार कहलाता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद 16। अब अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया? तो अनुच्छेद 16 यानी सार्वजनिक नियुक्ति। सार्वजनिक नियुक्ति का मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी उन सब में सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता, यानी सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। आई बात समझ? यानी जैसे कोई वैकेंसी अगर निकाली गई तो ये तो है नहीं कि वो केवल एक जाति विशेष के लिए निकाली जाती है या किसी एक धर्म के लिए निकाली जाती है ना। जैसे मान लीजिए मास्टर की वैकेंसी यानी टीचर की वैकेंसी निकली, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं इसमें केवल मुस्लिम धर्म के लोग होंगे या केवल हिंदू धर्म के लोग फार्म भरेंगे, ऐसा नहीं, उसमें सभी धर्म के लोग भर सकते हैं। तो ये समानता का अधिकार है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। ये हमारे देश में पहले थी, अब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को छुआछूत यानी ये ऊंचा है नीचा, हम ये दूर रहेंगे, ये हमारे पास नहीं बैठेंगे, है ना, इस आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, और यदि आपने ऐसा किया तो ये दंडनीय अपराध है। ठीक, ये दंडनीय अपराध है। इसके बाद अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया? उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे पहले क्या होता था, आप राजा महाराजा अपने आगे नाम के आगे कोई ना कोई उपाधि जोड़ देते थे, महाराज, चक्रवर्ती, है ना, इस तरह की जातिगत उपाधियां। ये अब क्या बोला गया कि सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा सैनिक में जैसे बोला मेजर है, जनरल है ना, वहां पे जो उपाधियां दे दी गई, परमवीर चक्र से सम्मानित, यानी जो उपाधि दे दी गई सरकार के द्वारा, वो अपने आगे टाइटल के आगे जोड़ सकते हैं।
दूसरा शैक्षिक उपाधियां, शैक्षिक उपाधियां मतलब आपने पढ़ाई करी और पढ़ाई जब करे तो आपको जैसे उपाधि मिल गई, शास्त्री की उपाधि मिल गई, संस्कृत विषय से जो लोग करते हैं शास्त्री की उपाधि मिल गई, बीएड जैसे कर रखा तो एक प्रकार शिक्षाविद की उपाधि मिल गई। ये जो उपाधियां यानी शैक्षिक उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियों का अंत हो गया, अर्थात सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक, अब किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ये अनुच्छेद 18 के तहत यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया। अभी तक हम लोग दूसरे पहले अनुच्छेद पहली मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, क्या था? समानता का अधिकार। अब दूसरा हमारा है मौलिक अधिकार क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें कुछ स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है और कहां से कहां तक वर्णन है, यानी अनुच्छेद में कहां वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद में अनुच्छेद 19 से 22 के तहत यानी 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 19 में क्या वर्णन किया गया है? मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, यानी जो मूल संविधान था उसमें 7 तरह की स्वतंत्रताएं हम लोगों को दी गई थी। लेकिन अब वर्तमान समय में 6 स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी? जैसे पहली आती बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब भारत के सभी नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर, यानी यूनियन का मतलब संगठन, संगठन बनाकर अपने अधिकारों के लिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब अगर हमारे देश में अगर कोई भी, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे राजा हो चाहे मतलब कि गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे किसी भी जाति का हो, अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो अब जैसे गांव में देखा होगा कोई कोई प्रधानमंत्री को गाली देने लगता है, या प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने लगता है, कभी कभी कोई अधिकारी को भला बुरा कहने लगता है कि उन्होंने घोटाला किया, वो चोर है, वो काम चोर है। ये हमारे संविधान ने दे रखा है मौलिक अधिकार। हम किसी के बारे में अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम उसके बारे में गलत बोल सकते हैं। ये कौन देता है? संविधान अधिकार देता है। जैसे जैसे गांव में पुलिस आ जाती है और जब पुलिस आ जाती है तो उनसे हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है, उनके सामने बोलने का अधिकार है कि आपने हमें क्यों गिरफ्तार किया, क्या कारण है ना? वही आगे इनमें दिए गए हैं। जैसे पहला बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा भारत के सभी नागरिकों को बिना हथियार के एकत्रित होने और शांतिपूर्वक सम्मेलन सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी व्यक्ति कहीं पर भी हथियार पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं। ठीक, कोई भी व्यक्ति कहीं भी, यानी कई व्यक्ति सभा कर सकते हैं, सभा में अपनी बात रख सकते हैं, उन बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये सब अधिकार संविधान। अब यह नहीं पता लगा जैसे मान लीजिए हमने सब सरकार के खिलाफ बोला कि ऐसा गलत काम आप कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, यह नहीं कि सरकार हमको उठा के जेल में डाल दे ना। ये नहीं कि आप ज्यादा उल्टा सीधा बोल जाएं, है ना, या फिर ऐसा बोल जाए जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। ऐसी बात हम नहीं बोल सकते कि जिससे हमारे देश की एकता भंग हो रही हो। यदि एकता भंग हो रही होगी तो सरकार आपके ऊपर तुरंत एक्शन ले लेगी, तुरंत आपके ऊपर कठोर कार्रवाई करी जाएगी। तो ऐसा भी हमें मतलब बोलने की आजादी दे दी गई, इसका मतलब यह भी नहीं हम उसका गलत फायदा उठाएं। आई बात समझ में? चलो आगे, देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की स्वतंत्रता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सरकार से भिड़ जाता है, नहीं सरकार बात मान रहे तो चुनाव लड़ जाता है, तो चुनाव लड़के पता लगा सांसद बन गया, विधायक बन गया, तब अपनी बात सरकार के पद सामने पहुंचा के अपने क्षेत्र का विकास कर रहा है। तो ये सब हमें संविधान अधिकार देता है। ठीक, इसके बाद भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छानुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। यानी भारत का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी आ जा सकता है, पानी का, है ना, कहीं भी आ जा सकता है। यानी हम उसे ये नहीं कह सकते हैं कि आप दिल्ली नहीं जाइए,
बंबई नहीं जाइए, ठीक। यानी भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आ जा सकता है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत के व्यक्ति अगर यहाँ से, अभी तक एक कुछ स्थितियां थी, जैसे जम्मू कश्मीर में आप यानी विशेष दर्जा था, आप जमीन नहीं ले सकते थे, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया। अब आप पूरे देश में कहीं भी बस सकते हैं। पहले आप कहीं भी बस सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था, वहां पर आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक, लेकिन अब खरीद सकते हैं। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, अगर आप चाहें कोई भी धंधा कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार करने से, किसी प्रकार का व्यापार करने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने एवं निजी स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि इन्होंने हमारे घर से ये चुरा लिया, है ना, तो आप तब तक उसे सजा नहीं दे सकते जब तक आप उसके ऊपर वो दोष सिद्ध न कर दे, मतलब साबित न कर दे। किसी के कहने से आप किसी को, मतलब कि इन्होंने उस आदमी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के मामले में आप उसे फांसी की सजा दे दे ना। अगर कत्ल किसी ने किया है तो दोष सिद्ध करिए, मतलब कोई गवाह तो होगा, कुछ सबूत तो होंगे। जब तक आप किसी गवाह या सबूत के आधार पर दोष सिद्ध न कर दें, तब तक आप उसे सजा नहीं दे सकते हैं। और एक बात, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ने अपराध कर दिया और उस अपराध के लिए जो भी आ रहा बार बार उसे सजा ही दे रहे हैं, नहीं। एक बार आपने किसी व्यक्ति को, अगर एक बार उसने जुर्म किया है तो उस एक बार के लिए आप उसे एक ही बार सजा देंगे, बार बार नहीं कि कोई भी आ रहा ढोलक की तरीके बजाता चला जा रहा है ना। इसके बाद उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवाही देने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने चोरी करी या आपने चोरी नहीं करी, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कह रहा नहीं तुम ही चोर हो, और कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं बताओ जल्दी चोरी करो कि नहीं करो, है ना, चोरी करो कि नहीं करो, सच बताओ सच बताओ, बार बार कहते। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति को मार पीट के उसके ऊपर उसे मजबूरन में कबूल करना पड़ता है कि हम किसी तरह से बच जाएं, चलो हाँ हमने चोरी करी। लेकिन संविधान क्या कहता है कि उसे अपने विरुद्ध, यानी आप जबरदस्ती आप उसे नहीं कबूलवा सकते हैं, है ना, जबरदस्ती आप उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक। आगे क्या है, अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह हमारा मौलिक अधिकार है, यानी हम जीवित रहेंगे, हमें कोई जबरदस्ती मार नहीं सकता, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है। इसके बाद अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी ने या किसी पुलिस वाले ने जबरदस्ती उसे गिरफ्तार कर लिया, तो अब गिरफ्तार कर लिया है तो उसके पास कुछ अधिकार दिए गए हैं, यानी वो अब उनसे क्या क्या कर सकता है। पहला, जैसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। आज जैसे पुलिस आ जाए तो उससे पूछ सकते हैं, जैसे गिरफ्तार करके। अनुच्छेद 22 हमसे यानी कहता है कि आपने हमें गिरफ्तार क्यों किया, हमने चोरी करी है, किसी को मारा पीटा है, हमने कोई जुर्म किया है, क्या किया है, कारण बिना बताए आप उसे हिरासत में नहीं ले सकते हैं। दूसरा क्या, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मान लीजिए आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, यानी पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, और यदि गिरफ्तार कर लिया है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर
मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा उनको, और यदि नहीं पेश किया जाता है तो दोषी वो माने जाएंगे। इसके बाद अगला क्या, उसे अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। मतलब कि अगर हमने जैसे कोई गुनाह नहीं किया है या गुनाह कोई किया भी है, तो हमें हमें मतलब हमें हमारा संविधान ये आजादी देता है कि हम किसी भी वकील को करके अपने केस की यानी अपनी जमानत लेके हम अपने केस की पैरवी कर सकते हैं, है ना। मनपसंद वकील कोई भी चाहे वकील हो, ठीक। इसके बाद अगला क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर हमारा कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध अधिकार हमें दिए गए। क्या, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, है ना। पहले क्या होता था, लोग व्यक्तियों को यानी जैसे अपने आप काम कराना है तो बाजार जाते थे, व्यक्ति यानी आदमी बिकते थे, खरीद लाता था और खरीद के उनसे काम करवाता था। तो ये अब क्या हो गया कि आप किसी भी व्यक्ति को खरीद या बेच नहीं सकते। जैसे लड़का बेच लेते थे, बिटिया बेच लेते थे, तो अब ये नहीं कर सकते हैं। यदि किसी ने कर दिया है और वो लड़का खड़ा हो जाए जाके कोर्ट में कि इन्होंने हमको यानी हमारे पिताजी ने हमको बेच दिया है इनके हाथ को, तो पिताजी जेल चले जाएंगे, है ना। इसके बाद अगला, बेकारी तथा अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। मतलब कि अब आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं कि नहीं तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। इसका उल्लंघन करने पर विधि के अनुसार यानी कानून के अनुसार यदि आप नहीं मानते हैं और किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करा रहे हैं तो आपको कानून यानी आपको नियमों के तहत आपके ऊपर कठोर कार्यवाही करी जाएगी। इसके बाद अगला क्या, अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, यानी अब इसमें क्या कर दिया गया, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, है ना, कारखानों, खानों, खान का मतलब जैसे कोयले की खदानों वगैरह में काम कराने के लिए, ना, एवं अन्य जोखिम भरे कार्यों पर लगाना निषेध है। यानी आप किसी भी यानी 14 साल से कम अगर उम्र का बच्चा है तो माता पिता उससे किसी भी प्रकार का जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि 14 वर्ष तक के बालक को शिक्षा का अधिकार है ना, उसे पढ़ाना। यानी अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं हम पढ़ेंगे और माता पिता उसकी पढ़ाई छुड़वा रहे हैं तो माता पिता के ऊपर तुरंत केस हो जाएगा। तो आप किसी बच्चे को, क्योंकि 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा है ना, तो उसे आप शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। इसके बाद अगला चौथा नंबर क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कि अब व्यक्तियों को एक अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म की उपासना करे, किसी भी भगवान की पूजा करे, किसी भी ईश्वर को माने, किसी भी अल्लाह को माने। कोई भी व्यक्ति आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं तुमको भगवान को पूजना पड़ेगा, नहीं तुमको ईसाई को पूजना पड़ेगा, ईसा मसीह को पूजना पड़ेगा, ऐसा आप किसी से जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। ये अनुच्छेद कहाँ दिया गया, 25 से 28 के बीच में। क्या कि अनुच्छेद 25 यानी कहता क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अपाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की सबको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति धर्म धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकता है। जैसे मान लो आपको दुर्गा पूजा करनी है तो आप आयोजन करिए, दुर्गा पूजा खूब धूमधाम से करिए। आपको ईद मनाना है तो ईद का त्योहार आप धूमधाम से मनाइए। यानी आपको इन कामों को करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद अपने धर्म की संस्थाओं की स्थापना, पोषण, विधि सम्मत संपत्ति अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। यानी अपने लिए यानी अपने धर्म के लिए आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, उसके प्रशासन उसकी देख रेख का अधिकार सब आपको है। इसके बाद अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी भी धर्म विशेष के बढ़ावे के लिए चंदा देने या ना देने की स्वतंत्रता। यानी अगर किसी धर्म को का प्रसार प्रसार कराना है तो आप जैसे हमारे दरवाजे कोई चंदा लेने आता है तो हमारा मन है तो हम देंगे, नहीं मन है तो नहीं देंगे। आप किसी से जबरदस्ती चंदा देना या लेने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं, ठीक।
इसके बाद अगला क्या है, अनुच्छेद 28, राज्य विधि से कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देगा कि मतलब धर्म के स्कूल खोल दे, सरकार नहीं चलाएगी। सरकार ऐसे स्कूल चलाएगी यानी धर्म निरपेक्ष स्कूल चलाएगी। जैसे यहाँ पर गीता पढ़ाई जाने लगे या कुरान पढ़ाई जाने लगे, नहीं, स्कूल में गीता कुरान ये इनकी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आपको ये करना है, आप अपना अलग विद्यालय खोल लीजिए, उनके लिए धार्मिक शिक्षण संस्थान वो अलग चलते हैं, तो आप वहां पे दे सकते हैं, जैसे गुरुकुल वगैरह। ठीक। इसके बाद अगला है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब जिनकी देश में संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रख सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 30 में क्या, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार तथा राज्य द्वारा स्थापित एवं राजकोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था में प्रवेश पाने पर मनाही का निषेध है। ठीक, आगे इसके बाद लास्ट में एक और मौलिक अधिकार जुड़ता है, क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके तहत, अब ये याद रखना, जैसे एक हम लोगों ने पढ़ी थी प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, वो संविधान की आत्मा है। वैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। और इसके अंतर्गत किया क्या गया है कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, यानी अगर कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा मौलिक अधिकारों को छीनता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या, उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें 5 तरह के समादेश निकालने के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को शक्ति प्रदान की गई है, प्रत्येक न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई, प्रत्येक न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार 6 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसके तहत ये हमें छूट मिलती है। ठीक, तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार। अब इसके बारे में इसके बाद जो आगे के टॉपिक है उन्हें हम लोग कल देखेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना।